नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रामनवमी से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी और राम मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम योगी कला और साहित्य सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि जिसने राम पर लिखा वो महान हुआ। मेरी 3 पीढ़ियां राम जन्मभूमि को समर्पित रही। अयोध्या को पहचान और वैभव मिलना चाहिए। सीएम ने कहा कि हमें सत्ता नहीं, राम चाहिए। यद्यपि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। हमने कहा विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी। तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और हम लोग उस समय फिर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। मैंने से 19 अवस्थी से कहा, मैंने कहा एक बार चुपचाप जाकर के देखो दीपोत्सव का कार्यक्रम कैसे हो सकता है। और वे यहाँ आए, उन्होंने यहाँ सर्वे किया, उन्होंने कहा दीपोत्सव का आयोजन होना चाहिए। मैंने कहा मैं जाऊंगा, दीपोत्सव करते करते बीच में फिर राम मंदिर की बात उठेगी तो इसको क्या करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, कार्यक्रम हो इसके बारे में हम सबसे बात करते हैं और सबका सकारात्मक भाव हो। और आज आप देख रहे होंगे दीपावली के एक दिन पहले अयोध्या का दीपोत्सव अयोध्या का एक फेस्टिवल बन गया, एक पर्व बन गया है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मैं मानता हूं यह शुरुआत थी अयोध्या में राम जन्मभूमि बनने की शुरुआत थी, राम जन्मभूमि की आधारशिला रखने की एक शुरुआत थी। अभी मैं जन्मभूमि दर्शन करके आ रहा हूं। मैं गत वर्ष अयोध्या में आए हुए श्रद्धालुओं की संख्या को देख रहा था और मैंने 2015-16 में भी कितने श्रद्धालु यहाँ आए, 16-17 में कितने आए, वो आंकड़ों को भी देख रहा था। एक समय था जब पूरे वर्ष भर में केवल 2,34,000 श्रद्धालु यहाँ पर आए थे 16-17 में। और मैं गत वर्ष के आंकड़े देख रहा था। गत वर्ष अयोध्या धाम में श्रद्धालुओं की संख्या आई थी 16 करोड़। आप अनुमान करिए क्या 2,34,000 और 16 करोड़ में कोई अंतर ही नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे लाखों लोग अयोध्या में आज भी दर्शनार्थ आए थे। लोग चाहते थे, लेकिन लीडरशिप का अभाव था, लोग उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे, सही जानकारी और सही तथ्यों को सामने नहीं आने देना चाहते थे। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने विरासत और विकास को एक साथ जोड़ करके भारत की परंपरा को उस गौरव के साथ। अयोध्या धाम के पावन राम कथा पार्क में अपना व्यवसाय शुरू करने वाले युवाओं के चेहरे पर एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या मंडल के 1148 युवा उद्यमियों को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 47 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त ऋण वितरित किए। इस मौके पर सीएम ने एक जिला एक उत्पाद योजना के लाभार्थियों को टूल किट भी वितरित किए। वहीं युवा उद्यमियों ने योगी सरकार की इस पहल की जमकर सराहना की। अयोध्या में किसी न किसी रेस्टोरेंट में, किसी न किसी भोजनालय में भोजन लेंगे, अयोध्या में ही कोई प्रसाद खरीदेगा। अयोध्या में आए हैं तो यहां पे नौकायन का लाभ भी लेगा। यानी अनेक रोजगार का सृजन हो रहा है। और जो हमारा युवा उद्यमी नया प्रोडक्ट देगा, मैं भी देख रहा था जो यहां पे प्रदर्शनी लगाई गई है, कोई चिप्स बना रहा है, कोई ओडीओपी के माध्यम से यहां के गुड़ को मेवे के साथ मिला करके उसका और बेहतरीन स्वरूप दे रहा है।
किसी ने मूल से बनी हुई वस्तुओं को ही डिस्प्ले कर दिया है, किसी ने अंबेडकर नगर के वस्त्रों को ही डिस्प्ले करके उन्हें श्रद्धालु जनों को उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की है, कोई भगवान के वस्त्रों को ही सिल रहा है। यानी कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, अवसर की कमी नहीं है, और उस अवसर को प्रदान करने के लिए ही तो ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हमें अपने लिए उस प्रकार के आयोजनों को ढूंढना पड़ेगा जिससे हम आगे बढ़ सकें, स्वयं की तो आत्मनिर्भर हो ही सकें, ढेर सारे अन्य युवाओं को भी रोजगार प्रदान करने में अपना योगदान दे सकें। और इस योजना की सफलता इसी बात को लेकर के है, जिसको लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि भारत का युवा अब जॉब लेने वाला नहीं बल्कि जॉब देने वाला बनने जा रहा है। और जब आप अपने यहां अपना स्वयं का उद्यम स्थापित करेंगे तो स्वयं तो आत्मनिर्भर होंगे ही, 10 नए लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करवाएंगे। और रोजगार उपलब्ध करवाने का मतलब आत्मनिर्भर अयोध्या, आत्मनिर्भर अंबेडकर नगर, आत्मनिर्भर सुल्तानपुर, आत्मनिर्भर अमेठी और आत्मनिर्भर बाराबंकी बनाने में अपना योगदान देकर के उत्तर प्रदेश को भी आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान देंगे। शुक्रवार को सीएम योगी ने अयोध्या धाम में शीत पेय बॉटलिंग प्लांट का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि अयोध्या पहली सोलर सिटी बनी है जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिला है। आज यूपी की तस्वीर बदल चुकी है। ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में ये बड़ा कदम है और अयोध्या देश की समृद्धि का आधार बन गया है। अच्छा लगा कि पिछले दिनों गत वर्ष मुझे लदानी परिवार के ही अमेठी के बेवरेज और बॉटलिंग प्लांट के उद्घाटन का अवसर प्राप्त हुआ था। अमेठी में एक बहुत बड़ा निवेश था, हजारों लोगों को रोजगार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देने की व्यवस्था उसके माध्यम से। और आज मुझे अयोध्या में इस निवेश के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। अच्छा कार्य है कि अयोध्या को माना जाता है सूर्य वंश की राजधानी है। अयोध्या को डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश की पहली सोलर सिटी बनाया है। और यहां पर भी ग्रीन एनर्जी के लिए 15 मेगावाट के सोलर पैनल लगा करके इन्होंने इस पूरे प्लांट को सोलर एनर्जी से जोड़ने की एक बड़ी अच्छी शुरुआत की है। ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में किए गए इस प्रयास के लिए, जिसके माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम करने में मदद मिलती है, पर्यावरण को बचाने के लिए, और जो हमारे सामने चैलेंज है ग्लोबल वार्मिंग की, उसमें भी एक बड़ी मदद ग्रीन एनर्जी का अधिकाधिक उपयोग करने पर हम लोग उसको नियंत्रित करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यह इस बॉटलिंग प्लांट के माध्यम से आज यहां पर हम सबको देखने को मिल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि यहां की जो सेवाएं हैं, वो सेवाएं न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड को प्राप्त होंगी, बल्कि यहां पे नए नए रोजगार के सृजन की दिशा में यह खबर जौनपुर से है, जहां पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र मोहित गुप्ता की ओर से जिले का वार्षिक निरीक्षण किया गया। वहीं निरीक्षण के दौरान रिजर्व पुलिस लाइन का भ्रमण कर विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारी गण को आवश्यक आदेश निर्देश दिए गए। उन्होंने पुलिस लाइन के गेट नंबर 1 और 2, केंद्र पुलिस कैंटीन, क्वार्टर गार्ड, आदेश कक्ष, अतिथि गृह और साक्ष्य कक्ष के जीर्णोद्धार समेत टाइप प्रथम के आवासों में टाइल्स
ग्रेनाइट के कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने जिले के पुलिस अधिकारी, प्रभारी निरीक्षक और शाखा प्रभारियों के साथ गोष्ठी भी की और आगामी त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रबंधन के बारे में जानकारी ली गई। आज मेरे द्वारा वार्षिक निरीक्षण जो होता है वो आज जनपद जौनपुर का किया जा रहा है। आज मैंने सुबह पुलिस लाइन में कुछ काम देखे और आज पुलिस ऑफिस में यहाँ पे बड़े बाबू शाखा, अंकित शाखा, यहाँ पे क्राइम ब्रांच, विधि प्रकोष्ठ, ये सब जगहों का यहाँ पे निरीक्षण किया है और सभी ये कहते हैं जो भी इनके कागजात हैं, अभिलेख हैं, उनका ये कहते हैं मेरा विश्लेषण अभी चल रहा है। साफ सफाई ठीक अच्छी पाई गई और कुछ रिकॉर्ड कीपिंग में क्या क्या मैंने कुछ सुझाव दिए हैं उनको बताया गया है और बाकी मेरा अभी निरीक्षण चल रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर मेरे द्वारा इसकी समीक्षा आज दोपहर बाद की जाएगी। सभी थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारियों के साथ एक चर्चा की जाएगी। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। सरकार दिव्यांगों को सामान्य व्यक्ति के बराबर जीवन जीने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, जिसके लिए भारत सरकार की ओर से संचालित कंपनी एलेप्पो दिव्यांगों के हेतु उपकरण बनाती है। ऐसे में कंपनी जिलाधिकारी के सहयोग से जनपदों में कैंपिंग करके दिव्यांगों को चिन्हित कर उपकरण उपलब्ध कराती है, जिसके तहत देवरिया जिले में 22 और 23 मार्च को दिव्यांग सहायक उपकरण चिन्हांकन शिविर लगाया जाएगा, जिसमें जनपद के सभी दिव्यांगों को चिन्हित कर उपकरण वितरित किए जाएंगे। ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर या फिर कानों की मशीन इत्यादि नहीं प्राप्त हुए हैं, वो लोग यहाँ पर आकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। और इसमें मेरी विशेष अपील हमारे प्रधानजनों से रहेगी कि देखिए, आप लोग वो हनुमान हैं जिनके बिना कोई भी रामकाज संभव नहीं है। और इससे बड़ा रामकाज क्या होगा कि हम दिव्यांगजनों के जीवन में आत्मसम्मान की वृद्धि, उनके आत्मविश्वास की वृद्धि करा सके। तो आप सभी प्रधानजन ऐसे दिव्यांगजनों को लेकर अवश्य हमारे कैंप में आए और साथ में जो कागज़ आपको लाने हैं वे है आधार कार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र, बैंक की पासबुक और एक आय प्रमाण पत्र। इसके लिए आय 22,500 प्रति माह से कम होनी चाहिए और ये प्रमाण पत्र माननीय प्रधान जी या फिर हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण जैसे विधायक जी या सांसद जी द्वारा लिखवाया जा सकता है। और जिन दिव्यांगजनों के पास दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं है, हमारी डॉक्टरों की टीम वहाँ पे उपस्थित रहेगी और वो वहीं पे बनवाया जाएगा। साथ ही में जो दिव्यांगजन पेंशन के लिए पात्र हैं, वो लोग वहाँ पर पेंशन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। और यदि आपकी पेंशन रुक गई है तो हमारे बैंक और पोस्ट ऑफिस के कैंप भी वहाँ पे रहेंगे, जिससे आप लोग अपना दोबारा से पेंशन को। इस वक्त की बड़ी खबर संभल से सामने आ रही है, जहां संभल नेजा मेले को लेकर महंत बाल योगी का बयान आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देश को लूटने वाले आक्रांता का नहीं करे महिमा मंडन, ऐसा योगी बाल योगी का कहना है। विरोधी का महिमा मंडन करने वालों को भेजे सलाखों के पीछे, महिमा मंडन करने वालों का करे देश निकाला है। बड़ा बयान देखने को मिला है, जहां महिमा मंडन करने वालों को देश निकाला करने की बात कही गई है। देश को लूटने वाले आक्रांता का नहीं करे महिमा मंडन, ऐसा महंत बाल योगी का बयान सामने आया है। संभल नेजा मेले को लेकर महंत बाल योगी का बयान सामने आया है। बड़ा बयान देखने को मिला, जहां देश को लूटने वाले आक्रांता का नहीं करे महिमा मंडन, उन्होंने ऐसी बात कही है। इसी के साथ विरोधी का महिमा मंडन करने वालों को जेल भेजा जाए, ये भी बात कही गई है। महिमा मंडन करने वालों को देश से निकाल दिया जाए, ऐसा भी बाल योगी का कहना है। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां बाल योगी का बड़ा बयान देखने को मिला है। देश को लूटने वाले आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं करें, ये बात कही गई है। इसी के साथ विरोधी का महिमा मंडन करने वालों पर कार्रवाई करने की भी बात कही गई है, सलाखों के पीछे भेजने की बात कही गई है। इसी के साथ देश निकाला करने की भी बात कही जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बाल योगी का बयान देखने को मिला। मैं धन्यवाद दूंगा प्रशासन को, शासन को, इन्होंने अच्छा किया। किसी भी आक्रांता का महिमा मंडन जो करे वह देशद्रोह है। ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने भारत को बार बार लूटने का प्रयास किया, क्या उसके नाम पर मेला लगाना सही है? सरासर गलत है। जो भारत के विरुद्ध जिसने आज तक षड्यंत्र भी किया है,
ऐसे व्यक्तियों को भारत से, जो भी ऐसे व्यक्तियों का महिमा मंडन करता है, ऐसे व्यक्तियों को भारत में रहने का भी अधिकार नहीं है, अगर ठीक प्रकार से आप पूछें तो। देखिए, वह एक आक्रांता था और उसकी जो भी गाथा है वो जग जाहिर है कि उसने किस प्रकार से हिंदुओं का नरसंहार किया, किस प्रकार से हिंदू बहन बेटियों की इज्जत लूटी, छोटे बच्चों को भाले की नोक पर टांग दिया। क्या यह सही था? उनका महिमा मंडन बार बार कर अपना मेला लगाने का प्रयास करना, क्या हिंदुओं को वह बर्बरता, वह निर्भयता, क्या वह डर का माहौल आज भी बनाने का प्रयास किया जा रहा है? क्या उनकी मानसिकता यही है क्या कि हिंदू आज भी डरा रहे? सरासर गलत है। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करने वाले व्यक्ति हैं और वसुधैव कुटुम्बकम की बात करने वाले हैं, एक साथ रहो। लेकिन जो कोई भी भारत के विरोधी का महिमा मंडन करे, उसे सलाखों के पीछे जाना चाहिए। कानपुर के थाना सचेंडी क्षेत्र में साइबर थाने की सरकारी जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। ये जमीन राजस्व विभाग द्वारा साइबर थाने के निर्माण के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन आरोपियों ने अवैध रूप से उस पर कब्जा कर लिया है। आरोपियों ने पहले जमीन पर बाउंड्री और गेट लगवाए और फिर उसे ताला लगाकर पूरी तरह से सील कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर में समाजवादी पार्टी युवा जन सभा ने महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर कानपुर जिला अधिकारी के जरिए राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें भगदड़ में लापता हुए लोगों की जानकारी और श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा जल्द से जल्द जारी किए जाने की मांग उठाई गई है। साथ ही लापता हुए श्रद्धालुओं के परिजनों को उचित आर्थिक मदद देने की भी बात कही गई है। आज हम लोगों ने यहाँ समाजवादी पार्टी के सब यूथ के लोग हैं और हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन दिया है, चूँकि महाकुंभ में इतनी बड़ी भगदड़ हुई थी, उस भगदड़ की सही सूचनाएं हम लोगों तक नहीं आ पा रही सरकार के माध्यम से। लेकिन सोशल मीडिया और हमारे पत्रकार बंधु लगातार हम लोगों को सही सूचनाएं दे रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एकत्र करी जानकारी। उसमें पता चला कि कई लोग ऐसे थे जो गुम हो गए हैं, लापता हो गए हैं और उनके परिजन लगातार उनको ढूंढ रहे हैं, बहुत परेशान हैं। कई सोशल मीडिया पे उन्होंने देखे वीडियो जिसमें लोग परेशान हैं, उनकी सूचनाएं नहीं ली जा रही हैं। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर माननीय राज्यपाल महोदय, महामहिम राज्यपाल को हम लोगों ने ज्ञापन देने का करा है काम, और यहाँ पर हम लोग आके डीएम साहब के माध्यम से यहाँ पर ज्ञापन देने आए, जिसमें हम लोग की मांग है कि जो महाकुंभ में लोग लापता हुए हैं या कई लोग जैसे जो लापता होने के अलावा एक्सीडेंट भी हुए हैं उस पर, तो उन लोगों के परिवारों को आर्थिक मदद दी जाए। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से सामने आ रही है, जहां किसान के आंदोलन को लेकर जबरन खत्म करवाने पर आक्रोश। टिकैत ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पंजाब सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। किसान नेताओं को गिरफ्तार कर आंदोलन खत्म करवाने का आरोप लगाया है। इसी के साथ राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन किसान नेता ने डीएम को सौंपा है। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है कन्नौज से, जहां किसानों के आंदोलन को जबरन खत्म करने का आरोप लगाया जा रहा है। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां किसान के आंदोलन को जबरन खत्म करवाने पर आक्रोश दिखाई दे रहा है। टिकैत ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसान नेताओं को गिरफ्तार कर आंदोलन खत्म करने का आरोप भी लगाया है। आंदोलन खत्म करवाने का आरोप लगाया गया है। इसी के साथ राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन किसान नेता ने डीएम को सौंपा है। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। कन्नौज से तस्वीरें सामने आई है, जहां किसान के आंदोलन को जबरन खत्म करवाने को लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां किसान नेताओं को गिरफ्तार कर आंदोलन खत्म करवाने का आरोप लगाया गया है। और हरियाणा बॉर्डर पे जो बैठे हुए थे, उनके साथ केंद्र सरकार पंजाब सरकार के द्वारा अभद्र तरीके से उनको बॉर्डर से हटाया जा रहा है और उनके आसियाने ख़त्म किए गए हैं। इसके कारण मतलब संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पे पूरे भारतवर्ष में आज राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया जा रहा है और किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है
उसके लिए आगे की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तत्पर हो रहे हैं और पूर्ण रूप से गांव-गांव जाकर इसके लिए जनता को उत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि लड़ाई हमारी फसलों के मूल्य की है और उचित मूल्य निर्धारित होता है, उस पर मतलब सरकार न खरीदे, लेकिन जो व्यापारी हैं वो तो फिर कम दामों में खरीदते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है, इसी के ऊपर लड़ाई चल रही है। 13 महीने हो गए हैं, दूसरा चरण चल रहा है ये किसान आंदोलन का, जिसको ये लोग तोड़ना चाहते हैं, लेकिन किसान टूटने वाला नहीं है, वो संघर्ष करता है, करता रहेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।